हेलो स्टूडेंट्स, बेटा देखो, आज का लेक्चर सुनने से पहले जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का 7th वीडियो है ना, वो जरूर देखना पड़ेगा आपको। उसमें मैंने जो चीजें आपको करवाई थी उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, बच्चों के फोन आए हैं कि भाई इस बात को दोबारा रिवाइज करवाओ। देखो बेटा, मैंने उस लेक्चर में ये बताया था कि अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 बाई R1 T2 माइनस T1। ये अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस which is equal to change in resistance per unit original resistance per unit rise in temperature। और ये अल्फा इनिशियल टेम्परेचर T1 का है। ये अल्फा इनिशियल टेम्परेचर T1 का है। तब मैंने ये बताया था कि भाई ये फॉर्मूला वैलिड है, पर अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 की बजाय वो 0 डिग्री सेल्सियस ले ले, 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर, तो ये अल्फा वैलिड नहीं होगा। उसमें जो मैंने बताया था आपको, ये फॉर्मूला लगेगा R2 बाई R1 1 प्लस अल्फा T2 बाई 1 प्लस अल्फा T1 where alpha is at 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर अल्फा T1 का है, इनिशियल टेम्परेचर T1 का, तो ये फॉर्मूला, और अगर अल्फा T1 का नहीं पता तो ये फॉर्मूला। इन बातों के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 7 देखना पड़ेगा अच्छी तरह। उसमें बहुत अच्छी तरह मैंने ये बातें एक्सप्लेन की हुई है कि अल्फा इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल रेसिस्टेंस का फंक्शन है। इसलिए एक ही वायर, एक ही मटेरियल की वायर का अल्फा अलग अलग हो सकता है। उसमें भी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे आपको। इसके 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन में उसमें हमें ये बताया कि रेसिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट इज 150 at 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम। मतलब इनिशियल टेम्परेचर T1 150 डिग्री सेल्सियस और रेसिस्टेंस है बेटा 133 ओम। What will be its resistance at 500 डिग्री सेल्सियस? टेम्परेचर T2 500 डिग्री सेल्सियस का रेसिस्टेंस पूछ लिया, बट इवन दैट अल्फा इज 0.0045 डिग्री सेल्सियस इनवर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये अल्फा अगर 133 का होता, फिर तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम R2 की वैल्यू निकाल देते। R2 की वैल्यू कब? अगर ये अल्फा यहाँ पे 0 ना बता के ये या तो इसको खाली छोड़ देता तो भी हम अपने फायदे के लिए यही ले लेते, या 150 का बता देता कि भाई अल्फा 150 का ये है, ये वाला
150 का अल्फा। तो ये फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर देते हैं, पर अब जीरो का बताया हुआ है, आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आपको मैंने बताया था कि भाई ये क्रैम करना फायदेमंद है 1 प्लस अल्फा T2 बाई 1 प्लस अल्फा T1। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये फॉर्मूला अपनी बुक में कहीं गिवन ही नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि भाई ये अलग से नोट कर लो। अब जैसे बुक वाले ने सॉल्व किया, उसने मान लिया कि लेट रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज R0। रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज R0। 0 डिग्री सेल्सियस का रेसिस्टेंस R0 ले लिया। अब ये जो अल्फा का फॉर्मूला है, ये वाला R1 प्लस 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ये तो है ही भाई अल्फा का फॉर्मूला, और ये भी अल्फा का ही है, ये वाला। पर ये फॉर्मूला कब है? जब इनिशियल टेम्परेचर T1 है। अब हमने इनिशियल टेम्परेचर 0 ही तो ले लिया, इनिशियल टेम्परेचर 0, इसका रेसिस्टेंस R0, अल्फा भी ये, तो ये ही फॉर्मूला लगा दिया, R1 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा, चलो पहले ले लूं T1 माइनस 0। अब तुम ये कहोगे भाई यहां भी तो यही फॉर्मूला लगाया बेटा, यहां पे ये फॉर्मूला लगाया, पर तब लगाया जब अल्फा को 0 का मान लिया, और इसमें हमने 0 इनिशियल टेम्परेचर लिया है। दूसरा R2 R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस 0। एक बार और ट्राई करूं क्या भाई? ये फॉर्मूला तब है जब ये अल्फा T1 का पता हो। अब ये अल्फा 0 का पता है, तो ये ही फॉर्मूला लगा दिया, इसको 0 लेके, और R1 निकाल लिया T1 पे, R2 निकाल लिया T2 पे, पर इनिशियल तो 0 ही लिया ना, इसलिए तो इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास आ गया R2 बाई R1 1 प्लस अल्फा T2 बाई 1 प्लस अल्फा T1। यहां से बस ये है कि भाई ये जो फॉर्मूला है, इसमें ये अल्फा T1 का नहीं 0 का है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो सबकी। R2 कैलकुलेट करना है, R1 133 है, 1 प्लस अल्फा गिवन है 45 इंटू T2 गिवन है 500 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा उतना ही इंटू T1 कितना 150। इसको सॉल्व करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा 258 ओम। 258 ओम। ये मैंने आपको इस पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया, और ये भी बता दिया कि भाई ये नौबत इसलिए आई कि ये अल्फा 0 का दिया हुआ है, ना कि 150 का। सेकंड क्वेश्चन,
रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस, T1 20, रेसिस्टेंस 3.15 ओम, 100 ओम 100 डिग्री सेल्सियस का रेसिस्टेंस 375 ओम। यहां से उसके बाद बोला उसने कैलकुलेट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर यहीं तक छोड़ देता, कैलकुलेट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, आप अल्फा लगाते R2 माइनस R1 बाई R1, T2 माइनस T1 और सॉल्व कर देते। पर ये पूछ लिया कि जीरो का रेसिस्टेंस और बता। इसका मतलब अंडरस्टूड हो गया कि आपको ये अल्फा 20 का नहीं निकालना, ये अल्फा 0 का निकालना है। इसलिए आप वो ही चीजें कि भाई लेट रेसिस्टेंस इज R0 एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब 0 डिग्री सेल्सियस पे रेसिस्टेंस R0 ले लिया तो ये ही फॉर्मूला लगा के, क्योंकि अल्फा तो 0 का मिल गया ना, आप क्या करोगे R1 लिख दोगे 1 प्लस R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 20 माइनस 0, R2 इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0। वही फॉर्मूला जो मैं अभी बता रहा था आपको, R2 बाई R1 1 प्लस अल्फा T2 1 प्लस अल्फा T1, ये सारी चीजें नोन है। 3.75 बाई 3.15 इक्वल टू 1 प्लस 100 अल्फा बाई 1 प्लस 20 अल्फा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपके पास अल्फा की ये वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा ये तो तुकनी के भाई मैं इनको आपको सॉल्व करूं, क्रॉस प्रोडक्ट करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद जो अल्फा यहां से आए उस अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर दो। R1 3.15, R0 निकालना है 1 प्लस 20 अल्फा 20 इंटू 0.0025 अल्फा। यहां से R0 की वैल्यू सॉल्व कर लो, R0 की। चलो बेटा छोड़ो, अपने आप करना। R0 आ जाएगा 3 ओम। मेरे ख्याल से इन 2 क्वेश्चंस के बाद आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि भाई ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल करना है, और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल करना है। एक बात। दूसरी बात, अगर अल्फा को शुरू में ही 0 का ले ले तो ये फॉर्मूला भी 0 वाले पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बस बेटा इसमें काफी बातें हो गई। उसके बाद हम 2 न्यूमेरिकल इसके और करेंगे। अब बेटा देखो, हमें पता है कि हमारी वायर का रेसिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। L बाई ए, L लेंथ, A एरिया क्रॉस सेक्शन, रो रेसिस्टिविटी। इस क्वेश्चन में उसने पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल चेंज होती है, यूनिफॉर्म एरिया है,
पर रेसिस्टिविटी चेंज होती है इस इक्वेशन के हिसाब से। तो इसका रेसिस्टेंस निकालो, अगर इसकी लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, मतलब ये वायर दे दी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको A बता दिया, इसकी लेंथ L बता दी, और ये कह दिया कि इसकी रेसिस्टिविटी यहां से यहां तक हर पॉइंट पे चेंज होती है। अब इसमें थोड़ा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई रेसिस्टिविटी कैसे चेंज हो सकती है। बेटा कर दिया उसने, ड्रामा है एक किस्म से। जैसे हम ये करते हैं, रंगोली बनाते हैं, हर एक पॉइंट पे दूसरा कलर लगा दें, हर एक पॉइंट पे दूसरा कलर लगा दें, और फिर ये कहें कि ये कलर्ड लाइन है, ऐसे उसने यहां कर दिया। भाई मजबूरी है ये मानना कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हर पॉइंट पे वायर की नेचर बदलती है, और उसकी इक्वेशन रो नोट 1 प्लस अल्फा एक्स है, where alpha is a constant, understood है, x is the distance। अब एक बार और सुनो, मान लिया मैं यहां पे x0 ले लूं, तो रेसिस्टिविटी हो गई रो नोट, x0 पे रेसिस्टिविटी हो गई रो नोट एट x0। x1 ले लूं 1, तो रेसिस्टिविटी हो गई रो नोट प्लस रो नोट एक्स अल्फा, एक्स की 1 रो नोट प्लस रो नोट अल्फा। एक्स को 2 ले लें तो रो नोट प्लस रो नोट 2 अल्फा, नहीं हाँ, एक्स को 2 ले लें तो 2 अल्फा, रो नोट 2 अल्फा। मतलब मेरी बात समझ आ गई? ये तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, उसने ये बता दिया भाई यहां से यहां तक हर पॉइंट पे वायर की रेसिस्टिविटी चेंज होती जा रही है। तो मुझे ये बताओ कि इस वायर का रेसिस्टेंस कितना लूं। तो बेटा हर जगह जहां भी हम ऐसा करते हैं, हमें ये पता है फॉर्मूला ये है, तो हम यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटी सी थिकनेस dx ले लेंगे। लेट ए स्मॉल थिकनेस dx, स्मॉल थिकनेस dx at a distance x from the initial point या from the origin, कुछ भी लिख दो। इनिशियल पॉइंट where x0 या from origin, ओरिजिन पे भी तो x0 ही होगा ना। हमने ये ले ली भाई छोटी सी वायर जिसकी लंबाई थिकनेस को यहां लंबाई लेनी पड़ेगी, ये जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, क्योंकि a तो नहीं बदला ना, जिसकी लंबाई लेंथ dx है, dx, जिसकी रेसिस्टिविटी रो नोट 1 प्लस अल्फा एक्स है, क्योंकि x डिस्टेंस पे ली है ना, जिसकी रेसिस्टिविटी रो नोट प्लस अल्फा एक्स है, इसकी इस वायर की का छोटा सा रेसिस्टेंस लिखा, रो नोट, रो की जगह रो नोट प्लस अल्फा एक्स, ये रो की जगह आ गया इस इक्वेशन में, रो की जगह ये एल की जगह dx, एल की जगह dx, a की जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल, क्यों उसने बताया हुआ है। ये हमने dr लिख लिया, किसका, इसका, जिसकी स्मॉल थिकनेस dx है एट ए डिस्टेंस x है, ये dr हो गया। अब टोटल r के लिए इसका इंटीग्रेशन कर दो,
0 टू कैपिटल एल। बेटा ये ओरिजिन लिया था हमने, ये एल हो गया, इसकी लेंथ एल है, रो नोट 1 प्लस अल्फा एक्स dx बाई ए, dx बाई ए का हमने इंटीग्रेशन कर दिया 0 टू एल। इसमें ये इंटीग्रेशन भी टफ पड़ेगा, इसलिए पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। 0 टू एल रो नोट dx बाई ए प्लस 0 टू एल रो नोट अल्फा एक्स dx बाई ए। ये सिंप्लीफाई कर दिया, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं इसमें, इसको सॉल्व कर दो। r इक्वल टू रो बाई ए बाहर, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 टू l प्लस रो नोट बाई ए बाहर, इसका इंटीग्रेशन सॉरी अल्फा भी बाहर, इसका इंटीग्रेशन x dx x स्क्वायर बाई 2 0 टू l लिमिट लगाई रो नोट बाई ए इंटू एल माइनस 0 प्लस अल्फा रो नोट बाई 2a एल स्क्वायर माइनस 0। बेटा ये 2 भी तो आएगा ना, यहां से दोनों से रो नोट एल बाई ए ये कॉमन ले लिया, ये बच गया 1 प्लस अल्फा बाई 2 एल, एल स्क्वायर बाहर चला गया ना। ये क्वेश्चन हो गया, इसको अच्छी तरह करना है आपको, बहुत अच्छी तरह। हाँ बेटा अब ये क्वेश्चन देखो, उसने ये बताया कि भाई किसी वायर की शेप इस टाइप की है, इस टाइप की, जिसका एक साइड का रेडियस a है, इस साइड का रेडियस a, इस साइड का रेडियस b, और इसका एल्टीट्यूड मतलब ये हाइट, अगर इसको ऐसे रख दें तो h है, h पर शुक्र ये है कि ये वायर एक ही मटेरियल की बनी हुई है जिसकी रेसिस्टिविटी रो है। सोचो, रेसिस्टेंस इज इन द शेप ऑफ ए ट्रंकेटेड राइट सर्कुलर कोन। ऐसा सर्कुलर कोन है भाई जिसका एक साइड का एरिया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो है, एंड रेडियाई ए ये और बी ये, और इसकी हाइट ये h, रेसिस्टिविटी रो ये बता दिया हमें उसने, और ये पूछ लिया कि इस वायर का रेसिस्टेंस बताओ। अब बेटा जो हमने अभी किया था उसमें, इससे प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें ये शुक्र था कि एरिया सेम है, नेचर अलग अलग है, रेसिस्टिविटी अलग अलग है, उसकी रेसिस्टिविटी अलग अलग थी पर एरिया सेम था। इसमें क्या है, रेसिस्टिविटी सेम है, एक ही मटेरियल की है, पर एरिया अलग अलग है। इसका मैं आपको 2 मेथड करवाऊंगा, दोनों की दोनों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये +1 में भी है 2 बार, यंग्स मॉडुलस वाले चैप्टर में इसके न्यूमेरिकल्स है 2 बार, इसमें है 1 आगे आएगा। इसलिए इसके दोनों मेथड्स आपको अच्छी तरह करने हैं। देख, यहां से x डिस्टेंस पे हमने थोड़ी सी थिकनेस dx ले ली, dx, और इसका r ले लिया कांस्टेंट, होता नहीं
यहां से वहां तक इसका आर बदलेगा, पर हमने ये कितनी लिया dx, और यहां से यहां तक रेडियस कितना ले लिया r एट ए डिस्टेंस x, मतलब एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड, किसी भी एंड से, फ्रॉम वन एंड कंसीडर ए थिकनेस dx, consider a thickness dx with thickness dx with constant radius r, with constant radius r, जो नहीं है भाई, इसका r कांस्टेंट नहीं है, हमने ये ले लिया इसका रेडियस कांस्टेंट, तो R इक्वल टू रो एल बाई ए से इसका रेसिस्टेंस कितना लिखूं, सिर्फ इसका जो मैंने ये मानी है, डी आर इक्वल टू रो सुगर एस ए की है, एल डी एक्स है, डिवाइड बाई पाई आर स्क्वेयर। ये बेटा डी आर आ गया इस चीज का, इसका, पर फायदा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर इसकी लंबाई को इंटीग्रेट कर दें 0 टू एल, फिर तो एल कांस्टेंट हो जाएगी। मेन बात तो ये है ना कि इसका रेडियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता जा रहा है। अब उसके लिए ध्यान से सुनना, नोट, rate of change of radius, rate of change of radius with respect to length, with respect to length b minus a by h। आसान सी बात, यहां से यहां तक रेडियस ए से बी हो गया, तो चेंज इन रेडियस बी माइनस ए पूरी लंबाई है एच, पूरी लंबाई है एच। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ आ गया। अब यहां से लू तो मैं चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस इन लेंथ dx, ये जो dx की लेंथ मानी मैंने, जिसके लिए मैंने r कांस्टेंट माना था, एक्चुअल में वो कांस्टेंट नहीं है ना, उसके लिए चेंज इन रेडियस dr इक्वल टू इस लेंथ में b माइनस ए बाई एच, ये चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ है, मेरी ये लेंथ dx है, इस चेंज इन लेंथ पर यूनिट, चेंज इन रेडियस पर यूनिट लेंथ को dx से गुना कर दूं, ये चेंज इन रेडियस आ गया कि इस dx के ड्यूरिंग, इस dx के ड्यूरिंग चेंज इन रेडियस b माइनस ए बाई एच इंटू डी एक्स बना। बेटा एक बार और देखो, हमने यहां से एक एंड से ये डिस्टेंस x लिया, इस x डिस्टेंस में हमने रेडियस कांस्टेंट ले लिया और थिकनेस dx लेके इसका रेसिस्टेंस लिख दिया। फिर हमने देखा कि यहां से यहां तक पूरी दूरी h है और इस h लंबाई में, h लेंथ में चेंज इन रेडियस a टू b है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू लेंथ b माइनस a बाई h ले लिया। हमारी लेंथ यहाँ पे dx है छोटी सी, इसको dx से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू dr रख दिया। उसके बाद इसे मैं रब कर रहा हूं, अब एक साइड में ये लिख देता हूं
कि डी आर इक्वल टू बी माइनस ए बाई एच इंटू डी एक्स, डी आर इक्वल टू बी माइनस ए बाई एच इंटू डी एक्स। ये बहुत छोटी सी कैलकुलेशन करके ये निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर दी इसमें, डी आर इक्वल टू रो, डी एक्स की जगह क्या रखूं, देखो डी एक्स की जगह एच बाई बी माइनस ए डी आर बाई पाई आर स्क्वेयर। बेटा ये डी एक्स की जगह यहां से एच बाई बी माइनस ए इंटू डी आर ये पुट कर दी। इसमें ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। आर के लिए इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी ए टू बी। क्यों? यहां मेरे पास डी आर आ चुका ना, रो एच पाई बी माइनस ए, रो एच बाई पी माइनस ए डी आर बाई आर स्क्वेयर, डी आर बाई आर स्क्वेयर इक्वल टू, अब ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई कि 1 बाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स या 1 बाई आर स्क्वेयर डी आर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स होता है। ये +1 में अच्छी तरह याद कर लिया होगा आपने। 1 बाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स। यहां पे वैल्यू पुट करो, रो एच बाई पाई बी माइनस ए इंटीग्रेशन आर माइनस 2 डी आर ए टू बी, ये रो एच पाई बी माइनस ए, ये माइनस आगे 2, इंटीग्रेशन करना है भाई इसका, तो इसमें 1 माइनस आगे नहीं लेंगे, इसमें 1 ऐड करके नई पावर से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा ए टू बी। अब इसको मैं यहां पे ले आया, इसको नहीं रब कर रहा मैं अभी, रो एच बाई पाई बी माइनस ए -1 बाई आर ए टू बी इक्वल टू माइनस बाहर रो एच पाई बी माइनस ए 1 बाई बी -1 बाई ए, 1 बाई बी -1 बाई ए इक्वल टू माइनस रो एच पाई बी माइनस ए एलसीएम ए बी, ऊपर बी माइनस ए, नहीं सॉरी ए माइनस बी, एलसीएम ले लिया। इस माइनस से ये अंदर ले जाके ये दोनों कैंसिल कर दिए, आंसर आ गया बेटा रो एच बाई पाई ए बी, रो एच बाई पाई ए बी। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह करना भाई, बहुत अच्छी तरह। अब दूसरा मेथड, कुछ बुक्स ले लेती है दूसरा मेथड, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो एक बुक वाले ने क्या किया, जैसे मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, उसने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये एंगल थीटा ले लिया, ये एंगल थीटा। अब बताओ ये डिस्टेंस क्या है भाई, ये b माइनस ए है ना, यहां पे ये b, ये a है, ये b है, ये है b माइनस ए। तो एक बुक वाले ने क्या किया, टेंजेंट थीटा लिखा b माइनस ए बाई एच, कोई बात नहीं,
बी माइनस ए बाई एच हमने भी लिख दिया, ये बी माइनस ए बाई एच। फिर उसने यहां पे क्या लिखा, यहां पे ये आर माना था ना हमने, आर, ये एक्स लिया था एक्स, तो उसने ये ले लिया आर माइनस ए बाई एक्स। गलत बात तो है नहीं, ये ए है, ये आर है, ये बचा आर माइनस ए, ये बाई एक्स, ये रिलेशन निकाल लिया ये। और यहां से फिर आर एक साइड में ले लो या एक्स ले लो, एक्स इक्वल टू आर माइनस ए, ये रहा एच बाई बी माइनस ए, आर माइनस एच बाई बी माइनस ए इक्वल टू आर एच माइनस ए एच बाई बी माइनस ए। फिर उसने इसका डेरिवेटिव लिख दिया, क्या, डी आर, सॉरी डी एक्स बाई डी आर, डी एक्स बाई डी आर। तो इसमें आर है ना बेटा, ये हो जाएगा एच बाई बी माइनस ए माइनस ए एच बाई बी माइनस ए 0। ये रिलेशन निकाल लिया उस बुक वाले ने। और यहां से देख लो डी आर इक्वल टू बी माइनस ए बाई एच, यही आता है ना। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप किसी दूसरी बुक का सॉल्यूशन देख के कंफ्यूज ना हो। तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से ट्राई करनी है अच्छी तरह। हम बेटा एक ये क्वेश्चन देखो, उसने आपको ये बोला है कि भाई उसके पास एक वायर है जिसका कुछ पोर्शन आयरन का, पहला पोर्शन किसका है, R1 इज प्लेस्ड इन सीरीज, R2 आयरन, पहला पोर्शन है कार्बन का R1, दूसरा पोर्शन ले लिया आयरन का R2, और ये कह दिया कि इसका रेसिस्टेंस 20 ओम है, 20 ओम। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छी तरह बताया था कि भाई अल्फा क्या है। अल्फा रेसिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। अगर किसी वायर को गर्म करने पे उसका रेसिस्टेंस चेंज ना हो तो उसका अल्फा 0 होगा, एक बात। दूसरी ये कि वो हीट सेंसिटिव डिवाइस नहीं होगा, हीट से इंडिपेंडेंट होगा, हीट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसलिए मैंने बताया था कि जहां पे कांस्टेंट रेसिस्टेंस कॉइल चाहिएगी, कि भाई ऐसी कॉइल जिसका रेसिस्टेंस ना बदले टेम्परेचर के साथ, वो एलॉय की बनाई जाएगी। अब इसने बेटा यहां पे आपको ये बता दिया कि इट इज डिजायर टू मेक ए 20 ओम कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस हुज टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 0, मतलब गर्म करने के बाद भी उसका रेसिस्टेंस उतना ही रहे। इसके लिए उसने कार्बन ली और उसके साथ सीरीज में आयरन ले ली, और कार्बन का रेसिस्टेंस R1, आयरन का R2, दोनों को सीरीज में जोड़ा 20, और फिर ये कह दिया कि भाई गर्म करने के बाद भी 20 ही रहे, और साथ में कार्बन का अल्फा, अगर तुम्हें पता हो मैंने बताया हुआ है, कार्बन इंसुलेटर है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटेगा, अल्फा नेगेटिव, आयरन का अल्फा पॉजिटिव। अब इसको एक दो ढंग से कर सकते हो, एक तो बुक वाला और एक जो मैं बता रहा हूं सिंपल सा। बेटा R1 प्लस R2 इक्वल टू 20 है, इनिशियल 20 है। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद R1 चेंज होगा,
R2 भी चेंज होगा, R1 घटेगा, R2 बढ़ेगा। अगर इनका बढ़ना और घटना दोनों बराबर हो, नेगेटिव नहीं लगाना फिर, तो बाद में भी 20 रह जाएगा। इसलिए देख डेल्टा R1 क्या बताया था तुम्हें, R1 अल्फा डेल्टा टी, R2 अल्फा डेल्टा टी। यहां से डेल्टा टी कैंसिल, R1 बाई R2 इक्वल टू अल्फा आयरन बाई अल्फा कार्बन। बेटा ये 5 इंटू 10 की पावर -3, ये 0.5 इंटू 10 की पावर -3, क्या बन गया 10/1। अरे ये कैंसिल, ये 50, 10/1। सो R1 बाई R2 10/1, R1 प्लस R2 20। तो R1 कितना हो गया, R1 10R2, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, 10R2 प्लस R2 इक्वल टू 20, 11R2 इक्वल टू 20, R2 becomes 20/11, R2 becomes 20/11। अरे एक की वैल्यू निकाल ली भाई, ये R2 ये आ गया, R2 R1 18.2 आ गया वैल्यू पुट करने पे। अब बुक वाले ने इसको क्या किया, ये R1 R2 लिया और फिर यहां पे देख R1 कितना बनेगा गर्म करने के बाद, R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 1 R1 ये बनेगा, प्लस R2 कितना बनेगा, R2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल टू 20। इसको सिंप्लीफाई, R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी इक्वल टू 20। ये 20 कैंसिल कर दिया, R1 प्लस R2 20। इसको उधर ले गए या यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, पर अब नेगेटिव वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। R1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, इसकी नेगेटिव वैल्यू पुट करो। दोनों तरीकों से देख लेना बेटा बुक में से करके अच्छी तरह। आज ये जितने न्यूमेरिकल हैं इनको रिवाइज करना।